Hello student, today we have learned class 10 math सॉल्व बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2020 सेट बी। इस वीडियो में ना हम लोग 2020 सेट बी को सॉल्व करेंगे और इसके लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने ना बोर्ड पेपर का ना 2020 का सेट ए को सॉल्व किया था। ठीक है, तो और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सेट बी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस वन देन द वैल्यू ऑफ पी वन विल बी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है लेकिन फिर भी समझिए। देखिए पी एक्स क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 5x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर p के प्लेस पे क्या है, p है और x के प्लेस पे क्या है, 1 है। तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, x के प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए। तो आप बोलोगे p1, x के प्लेस क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 6 को लिख दीजिए 6 मल्टीप्लाई 1 पावर 2। देखिए यहाँ पर ना 6 और x² के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन रहता है, इसलिए मैंने लगाया है मल्टीप्लाई। माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, x का वैल्यू 1 पुट करना है। 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, तो बच्चे याद रखो ना 1 का स्क्वायर 2 1 जा 2 बिल्कुल नहीं होता है। 1 को 2 टाइम्स लिखना है, 1 को 2 टाइम्स लिखना है तो 1 1 जा 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया और 5 1 जा 5 प्लस 1, 6 1 जा 6 और माइनस 5 प्लस 1, 6 माइनस 5 हो गया 1 और 1 प्लस यहाँ पर है तो 1 प्लस 1 हो गया 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है, बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने पढ़ाया था ना कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको a, b और c का वैल्यू चाहिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इस वाले इक्वेशन को ना कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पर हम लोग को ये मिलता है, क्या मिलता है, a का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा और c का वैल्यू मिलेगा। तो क्या मिलता है देखिएगा ना, तो समझिएगा बहुत ही आसान है। तो जब आप समझेंगे ना तो देखेंगे कि x² से कंपेयर हो गया, तो a किससे कंपेयर होगा, 1 से। सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है बच्चे, कुछ नहीं रहता है फिर भी 1 रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ ना 1 मल्टीप्लाई x²। देखिए x से कंपेयर हो गया तो b किससे कंपेयर होगा, -3 से, और c किसे कंपेयर हो जाएगा, c कंपेयर हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर हम लोग को a, b और c का वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग सिंपली राइट कर देते हैं, बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू क्या है 2। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 2 जा 6, बिल्कुल नहीं बच्चे, 3 2 6 बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, -3 को 2 टाइम्स राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, कितना आता है, +9 आता है, या सिंपली आप राइट कर सकते हैं 9। 4 2 जा 8, तो 9 - 8 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज योर आंसर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है पॉइंट -1 - 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो पॉइंट 1 और -3 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए थर्ड को समझिएगा, तो थर्ड है पॉइंट -1, -3, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि इसको आप ऐसे समझिए। देखिए इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना बच्चे कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y बोथ आर पॉजिटिव।
द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव बट वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव, बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव बट वैल्यू ऑफ वाई इज नेगेटिव। तो देखिए ये फर्स्ट जो वैल्यू रहता है बच्चे, जो ये फर्स्ट वैल्यू है और जो सेकेंड, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज एक्स एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑलवेज वाई रहता है। तो जब आप देखोगे ना कि ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी नेगेटिव, तो x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये इससे तो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है और इससे भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्या है, सी में आंसर है, तो उसका आंसर बोल दोगे सी, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। कभी कभी क्या होता है, ये 1 नहीं होता है, लेकिन उसको आप याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखिए तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, तो बोलोगे tan 30 का वैल्यू होता है बच्चे 1/√3, कितना होता है, 1/√3 होता है। और cot 30 का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो याद रखिए tan जो होता है ना वो cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। तो आप अब क्या करिए, cot 30 के लिए आप tan 30 का वैल्यू निकालिए और उसको उल्टा कर दीजिए। तो आप देखेंगे ना कि cot 30 का वैल्यू निकालने के लिए आप जब tan 30 का वैल्यू निकालोगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब कि √3 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे भेज दो, तो ये निकल गया cot 30 का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से √3 से √3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पूरा कट गया है मतलब कि 1 आया है, क्या आया है आंसर 1, 1/1 मतलब कि 1 आंसर आया है, तो 1 आंसर यहाँ पर कहाँ पर है, तो ए में है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5th पॉइंट को समझते हैं, 5th समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th बोला जा रहा है कि इफ़ इन फिक्स डिपॉजिट में ना द इंटरेस्ट, तो याद रखिए पहले फिक्स डिपॉजिट में आपको 3 चीज़ समझना है, ये 3 चीज़ समझिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, 3 चीज़ समझने लायक है। पहला रहता है, आपको बोला जाएगा ना कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बोला जा रहा है द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। तो कभी कभी आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट क्या कर रहा है, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली। कभी कभी बोलेगा इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, और कभी कभी बोलेगा कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ईयरली हो रहा है। तो ईयरली वाला क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली से और क्वार्टरली से ही आता है, तो हम समझते हैं इसमें होता क्या है। तो बच्चे याद रखिए, देखिए बच्चे तो ना याद रखिए हाफ ईयरली में बच्चे जो रेट होता है ना, रेट को हम लोग क्या करते हैं, रेट को हम लोग ना रेट को करते हैं हाफ करते हैं, हाफ मतलब लिखना, हाफ छुपा ही है इसमें, तो हाफ, तो इसमें हाफ मतलब होता है डिवाइड बाय टू, ठीक है ना। तो सर हाफ क्यों करते हैं, पहले ये बताइए। तो बच्चे हाफ इसलिए करते हैं ना क्योंकि आप खुद बताइए एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर मतलब होता है 6 मंथ, एक साल में 6 मंथ कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा, 6 मंथ कुल मिला के 1 साल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रेट को हाफ करते हैं और टाइम को करते हैं डबल, क्या करते हैं, डबल मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, समझ में आ गया होगा। अब सर क्वार्टरली में क्या क्या करेंगे, तो क्वार्टरली में बच्चे वही है, क्वार्टरली में भी क्या करते हैं, अब क्वार्टरली में करते हैं 1/4, क्या करते हैं 1 लिख दोगे 1/4, बस सर 1/4 क्यों, तो बच्चे बताइए, आप खुद बताइए, क्वार्टरली मतलब कितना होता है, 3 मंथ होता है, एक साल में 3 मंथ कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो हम लोग करते हैं 1/4 का मतलब होता है डिवाइड बाय 4, और टाइम को क्या करेंगे सर, तो टाइम को करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और किससे करेंगे सर, तो करेंगे 4 से, यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाता है 4 टाइम्स, क्या हो जाता है, ये डबल होता है, ये 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। हाँ तो देखिए सपोज करिए कि ना यहाँ पर ना दिया हुआ है कि इन अ फिक्स डिपॉजिट
इन अ फिक्स डिपॉजिट, देखिए ये ना फिक्स डिपॉजिट में ही हमेशा होता है। आप सोचेंगे कि रिकरिंग में ऐसा होगा, नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ही होता है। तो बोलोगे इफ़ इन फिक्स डिपॉजिट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। तो देखिए क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब इसको देख करके आंसर दीजिएगा क्वार्टरली। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 होता है, या बोल सकते हैं डिवाइड बाय 4 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, 4 टाइम्स होगा, या ट्वाइस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, मतलब कि बी आंसर इसका आंसर आ जाएगा। अब 1/4 का मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सपोज करिए कि ना आपको आर, यहाँ पर समझिएगा, सपोज करिए कि आपको आर गिवन है 12%, क्या गिवन है 12%। तो अगर वहाँ लिखा रहता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, 3% आएगा। ठीक है, अगर लिखा रहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो आप इसको 2 से डिवाइड करते, मतलब आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर लिखा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली या ईयरली, तो आप इसको कुछ नहीं करते, आप इसको 12% का 12% ही छोड़ देते, मतलब कि जो दिया है वही आपका आंसर है। ऐसे ही टाइम को समझिए, टाइम सपोज करिए कि दिया रहता आपको, टाइम इज इक्वल टू दिया रहता वन ईयर, क्या दिया रहता आपको, 1 ईयर दिया रहता। तो टाइम क्वार्टरली में क्या 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 करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 1/4, मतलब कि ये हो जाता 4 ईयर। हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में जाता है 1/2, मतलब 2 ईयर। और इसमें क्या जाता है, इसमें ईयरली में क्या होता है, सिंपल आप इसको 1 ईयर ही छोड़ देते। समझ में आ गया। तो यही इसी टाइप से क्वेश्चन आता है आपका हाफ ईयरली में और एनुअली में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बनाओगे उसको। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब इसमें बी में क्या बोला जा रहा है, बी का फर्स्ट में बोला जा रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो हम लोग पढ़े हैं ना बच्चे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो ए का वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। ए का वैल्यू क्या है, √3 + 1। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 + 1, और प्लस है तो प्लस। और बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है √3 - 1, लिख दो √3 - 1 डिवाइड बाय 2 है। तो देखिएगा बच्चे यहाँ पर +1 और -1 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा ना, तो यहाँ पर √3 और √3 क्या आ जाता है, 2√3 डिवाइड बाय 2 था। तो 2 1 जा 2 1 जा, आंसर क्या आ गया, √3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे देखिए ना, यहाँ आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा ना कि ये √3 2 √3 कैसे हो गया। तो सपोज बताइए, आप ये बताइए कि x + x क्या होता है, तो बोलोगे 2x। तो वैसे ही √3 और √3 कितना होता है, 2√3 होता है। ठीक है ना। यहाँ x है तो x लिख दिए, यहाँ √3 है तो √3 लिख दिए। सर ऐसा क्यों होता है बच्चे, देखिए ना यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर छुपा हुआ है 1 और 1, 1 + 1 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 6 10 इज। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखिए ना फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है, मतलब कि वो कितने नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर बोलोगे फर्स्ट इज 5:6 एज 10:x। देखिए ये बोल रहा था फोर्थ, इसलिए हम लोग फोर्थ नंबर पे लिखे हैं इसको। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर कैसे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 5/6, इसका मतलब होता है इक्वल टू 10/x। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो 5 × x, 6 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, 6 × 10, x को x लिख दिए, 6 × 10 था यहाँ पर। देखिए ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको थोड़ा सा काटते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, x = कितना आ गया, सॉल्व करने पर x = 6 2 जा 12, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर 12 फिल करिएगा। ठीक है ना। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड बोला जा रहा है डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज डैश ऑफ इट्स रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है बच्चे, तो याद रखिए डायमीटर जो होता है ना बच्चे, वो 2 टाइम्स क्या होता है, रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो बोला जा रहा है डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज डैश ऑफ इट्स रेडियस।
तो बोलोगे 2 टाइम्स, क्या बोलोगे 2 टाइम्स, या फिर बोल सकते हो डबल, क्या बोल सकते हो डबल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स या फिर डबल, कुछ भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स या फिर डबल, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस या फिर डबल को, क्योंकि यहाँ देखिए ना, इसको बोलते हैं 2 और इसको बोलते हैं टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस या फिर डबल, जस्ट डबल जाता है। फोर्थ क्या बोला जा रहा है, तो फोर्थ समझते हैं। तो फोर्थ में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस 53, तो यहाँ है cos 90 माइनस 53, तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए cos को लिख दिए cos और 90 में से 53 को माइनस कर दीजिए, 90 में से 53 को माइनस कर देंगे ना तो कितना जाएगा 37, या फिर आप बोल सकते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा 53। तो बच्चे याद रखिए, एक यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो बोलोगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। ऐसे ही आप बोल सकते हो यहाँ पर कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ऐसे ही आप लोग इसको याद रखिएगा। पांचवा देखते हैं। देखिए अब इसके बाद फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोला जा रहा है द सम ऑफ एन ऑड नंबर, सम द सम ऑफ एन ऑड नंबर, सपोज करो 7 एंड इवन नंबर सपोज कर लो 8, द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर 8 + 7 15, ऑलवेज क्या आता है ऑड नंबर आता है, क्या आता है ऑड नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द सम ऑफ एन ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड लिखोगे, क्या लिखोगे ऑड नंबर, या फिर लिख दोगे ऑड, दोनों आंसर सही है, ऑड नंबर लिख दो या फिर ऑड लिख दो। अब देखते हैं हम लोग सी, देखिएगा सी का फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी का फर्स्ट बोला जा रहा है ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, सभी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं क्या। तो देखिए ना, पहले तो समझिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने ना लास्ट वीडियो में बताया था सिमिलर का मतलब, सिमिलर मतलब मैंने बताया था सेम शेप, मतलब कि सेम शेप सेम होगा। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब जानिए आज, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम शेप प्लस सेम साइज। देखिए तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो फिगर जिसका शेप क्या है सेम है, तो वो सिमिलर भी है, वो कॉन्ग्रुएंट भी है। अब अगर कोई दो फिगर जिसका साइज क्या है अलग अलग है लेकिन शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो वो सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एक क्या है, ये ट्रायंगल है, तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो बच्चे बोलोगे कि ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेकंड, ये एक ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है, क्या ये सिमिलर है, तो बोलोगे सर ये सिमिलर नहीं है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। क्योंकि देखो ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनका शेप सेम था। और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनका सेम शेप नहीं है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका ना तो शेप सेम है ना ही साइज सेम है। और थर्ड, मान लीजिए कि सपोज करिए ये एक स्क्वायर है और यहाँ एक फिर से स्क्वायर है, सेम है ना, स्क्वायर मतलब कि ये दोनों का लेंथ क्या है सेम है, इसका और इसका, ये दोनों क्या है सेम लेंथ के हैं। तो क्या ये दोनों सिमिलर है, तो बोलोगे यस सर दोनों सिमिलर है। और क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे यस सर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर सेम है ना, सेम है ये दोनों। सपोज करो कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो दोनों क्या है सेम है। तब अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन, तो जो भी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन मतलब होता है साइड्स, पॉली मतलब होता है मैनी, गॉन्स मतलब होता है साइड।
पॉली मतलब मैनी, गॉन्स मतलब साइड। तो जो भी पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या वो सिमिलर भी होते हैं? तो हाँ बच्चे ये बिल्कुल ट्रू है। ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना वो सिमिलर तो होंगे ही, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे, और जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा वो सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? सेकंड को समझते हैं। सेकंड क्या बोला जा रहा है? सेकंड बोला जा रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट मतलब कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है क्या? तो देखिए पहले तो ये जानिए कि इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए ना, याद रखिए सपोज करें कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे x का क्या वैल्यू है? x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है y का वैल्यू, ठीक है। तो याद ये रखना है ना कि ना y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट है। ऑन y एक्सिस द x कोऑर्डिनेट विल बी 0। और जस्ट इसका उल्टा याद रखिए, ऑन ये दिया नहीं है लेकिन याद रखिए ऑन x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट विल बी 0, द y कोऑर्डिनेट विल बी 0। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड समझिएगा। थर्ड बोल रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज 9 एज। क्यूबॉइड में ना 9 एज होते हैं, तो ऐसा ही बोल रहा है। तो ऐसा होता है क्या? तो चेक करते हैं। देखिए एक बनाते हैं क्यूबॉइड, ये बन गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं? तो देखिए ना एज बोलते हैं इसको बोलते हैं एज। तो इसमें कितने एज है? काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एज होते हैं? 12 होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल फॉल्स बोल रहा है, ठीक है ना। फोर्थ को समझते हैं। देखिएगा फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है कि द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं क्या? तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ समझिएगा। बोला जा रहा है इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दो ABCD। इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर इसके सारे एंगल क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। लेट सपोज द एंगल B X। ये सारे एंगल क्या है? इक्वल है। देन 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्या? तो 90 डिग्री सारे एंगल का मेजर होगा क्या? तो बोलोगे वी नो डैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एंगल A इज x, एंगल B इज x, एंगल C इज x एंड एंगल D इज ऑल्सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4 सॉरी 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 गिव्स 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। मतलब आप बोल सकते हो x कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 से ना मैं ना क्या करूँगा, कॉपी में क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ़ 1 प्लस एक्स इज टू 3 प्लस एक्स इज टू 6 प्लस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चे याद रखो, जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में ना आपको ना 3 वैल्यू दिया रहता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, जो बीच वाला जो वैल्यू रहता है ना उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। तो सर इसको 2 टाइम्स कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स इज टू 3 प्लस एक्स एज 3 प्लस एक्स इज टू 6 प्लस एक्स। देखिए जो बीच वाला वैल्यू है ना उसको कहाँ लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप समझिएगा, इसको लिख दिए 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, इसके जगह लिखते हैं इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स। समझ में आ गया। अब करवाते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो करवाइए 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 प्लस एक्स के साथ, और 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 प्लस एक्स के साथ। तो बच्चे समझिएगा, यहाँ पर यहीं पर बनाते हैं। देखिए ना मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का एक रूल होता है कि इस 1 का मल्टीप्लाई करवाइए 6 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, और इसी 1 का मल्टीप्लाई करवाइए अब x के साथ, इसी 1 का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ, ठीक है। फिर इस x का मल्टीप्लाई करवाइए 6 के साथ, और इसी x का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ, इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लाई करवाइए 3 के साथ, और इसी 3 का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ। फिर इस x का मल्टीप्लाई करवाइए 3 के साथ, और इस x का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ। समझ में आ गया। याद रखिएगा ना, सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब बोलेंगे आप कि ना 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, 6 1 सॉरी 1 प्लस 6 नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 6 है। तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है। 1 इंटू एक्स एक्स होता है। 6 इंटू एक्स 6x होता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। 3 3 जा 9 होता है। 3 इंटू एक्स 3x होता है। x इंटू 3 3x होता है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 प्लस एक्स है, सॉरी 6 है, x प्लस 6x ये हो जाएगा 7x। क्या है ये, 7x है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3x ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं पर देखिए, आगे देखिए, इसको नीचे लिख लीजिए, 6 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करिए, प्लस 9 को इधर लेकर के आइए, -9, प्लस 6x को इधर लेकर के आइए, -6x, प्लस को इधर लेकर के आइए, -x स्क्वायर। देखिए जब भी क्या करते हैं, साइड शिफ्ट करते हैं ना, मतलब कि RHS से LHS में लेकर के आओ या LHS से RHS में लेकर के जाओ, तो हमेशा क्या करते हैं, साइन को चेंज करके लेकर के आते हैं। देखिए पॉजिटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब देखिए थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 कितना हो गया, -3। 6 माइनस 9 -3 हो गया, और प्लस 7x माइनस 6x प्लस x इज इक्वल टू 0। x को यहीं पर छोड़ दीजिए, -3 को बोलिए कि तुम उधर चले जाओ, मतलब LHS से RHS में चले जाओ, तो ये हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3, तो +3 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो बोल सकते हो देयरफॉर द कैपिटल में द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से ना डिस्टेंस बताना है पॉइंट 3,4 का। बोलोगे फर्स्ट पॉइंट 3,4 है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए, बताया गया था ना, जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो किसका होता है, x का, सेकेंड वैल्यू y का, फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y का। तो बोलोगे फ्रॉम दिस टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से
वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक्स वाई एक्स वाई। देखिए फर्स्ट वैल्यू एक्स का 3, सेकेंड वैल्यू वाई का 4, क्या है 4 है, फर्स्ट वैल्यू एक्स का 0, सेकेंड वैल्यू वाई का 0। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए यहाँ 1, यहाँ 1, ये सेकेंड पॉइंट है इसलिए 2 और 2। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो बोलोगे वी नो डैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो बस फॉर्मूले पे रखिए और आंसर मिल जाएगा आपको ना। x2 का वैल्यू कितना है बच्चे 0, x1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चे 0, y1 कितना है बच्चे 4। 0 माइनस 3 करते हैं तो बच्चे -3 ही आता है, और 0 माइनस 4 करोगे तो -4 आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होता है देखिएगा ना, समझिएगा ना, -3 का स्क्वायर है, -3 को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो +9 लिख भी सकते हैं, मतलब कि प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे 9। -4 इंटू -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो +16, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको प्लस करोगे तो 9 और 16 प्लस कर कितना होता है 25। अब 25 को क्या करोगे फैक्टराइज करोगे, तो 5 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 1 जा, तो फैक्टराइज करने पे कितना आ गया, फैक्टराइज करने पर आ गया ये 5 × 5। तो इन दोनों में से एक 5 बाहर निकल जाएगा तो इसका आ जाएगा 5 यूनिट। हमेशा याद रखिए यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अगर यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो आपको एग्जामिनर हाफ मार्क्स देना भी भूल जाएगा, याद रखिए, मतलब आपका एग्जामिनर इसमें नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो बोलोगे देयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 50 डिग्री अपॉन कॉसेक 40 डिग्री प्लस साइन 56 डिग्री अपॉन कॉस 34 डिग्री। तो देखिए बच्चे इसको ना पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग कि क्या है, सेक 50 डिग्री अपॉन कॉसेक 40 डिग्री प्लस साइन 56 डिग्री अपॉन कॉस 34 डिग्री। तो बच्चे देखिए अभी तक ना आप लोगों ने ना जो भी पढ़ा है ना उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू याद किया है आप लोगों ने। अगर याद किया है तो नहीं याद किए हो तब तो फिर क्या ही बात कहना आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतने का वैल्यू याद किया होगा, ठीक है ना। तो अब आपको दिख गया कि अरे ये तो 50 आ गया, ये तो 40 आ गया, यहाँ 56, यहाँ 34। आपने जो इसका वैल्यू कभी याद ही नहीं किया और ना ही आप लोग का ये वैल्यू बुक में दिया है। तो बच्चे याद रखो जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए ना जो कि ना आपको बहुत अजीब सा लगे तो याद रखिए उसमें लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल। क्या लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री रूल है क्या, तो इसमें ना बच्चे जब भी दोनों नंबर को ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, वो 90 के इक्वल आता है। 50 + 40 90, 56 + 34 90 होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाते हैं। तो इसको लिख दिए सेक को सेक लिख दिए। देखिए 50 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा, ऐसे करके क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर लिखना है रफ वर्क। एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं, कभी भी नंबर नहीं कटेगा, रफ वर्क। आप बोलोगे कि 50 + 40 करने 50 + 40 करने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं 40 को बोलो कि तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, तो 90 - 40 मतलब कि 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 - 40। देखिए 90 - 40 करिए कितना आएगा 50 ही आएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया 50 को लिख दिया 90 - 40। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और नीचे में था कॉसेक 40, उसको लिख दिया कॉसेक 40 डिग्री ही, प्लस यहाँ था साइन लिख दिया। अब देखिए दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है 56। तो 56 + 34 कितना होता है बच्चे 90 होता है। 56 + 34 कितना होता है 90 होता है। मैंने 56 को लिख दिया 90 - +34 है, इधर आ गया तो
-34। तो मैं 56 को लिख सकता हूँ 90 - 34। यहाँ पर cos 34 को 34 लिख दिया। सर हम लोग नीचे वाले में चेंज नहीं कर सकते क्या? बच्चे नीचे में चेंज करना तो ऊपर में मत करना, नीचे में चेंज करना तो ऊपर में मत करना, दोनों में से किसी एक जगह पे चेंज करना, आंसर सेम आएगा, कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा ये होता है cosec थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे में cosec 40 डिग्री था ही, और sin 90 - थीटा ये होता है cos थीटा, थीटा की जगह 34 है और यहाँ cos 34 था ही। अब ये कैसे आया? तो बच्चे इतना तो आप रफ वर्क में लिख देंगे, ठीक है ना। अब लेकिन आपको जो यहाँ पर लिखना है उसको आप पेन से ही लिखोगे। आप बोलोगे ना सिंस sec 90 - थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है, एंड sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, ठीक है ना। बच्चे देखिए ना यहाँ पर होता कैसे है, यहाँ साइन को तो साइन है, यहाँ 90 है -34 है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ cos को cos लिख दीजिए, थीटा के प्लेस पे क्या है? 34 है। देखिए मैंने वही तो लिखा है, थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया? 34 लिख दिया, cos 34 है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? cosec 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए cosec 40 कट जाएगा, cos 40 कट जाएगा। कटने का मतलब होता है कि ना x बाई एक्स को जब आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 1 आता है ना। तो वैसे ही cosec 40 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और cos 34 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 1, और यहाँ पर कितना आ गया? 1, और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो बोलोगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ sec 50 डिग्री अपॉन cosec 40 डिग्री प्लस sin 56 डिग्री अपॉन cos 34 डिग्री इज इक्वल टू 2, और ये आपका क्या आ गया? आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम निकालना है एंड प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का, और ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो बोलोगे, हाँ फर्स्ट लाइन लिखोगे कंपेयरिंग द गिवन quadratic equation 3x² + 7x + 1 is equal to 0 with ax² + bx + c is equal to 0, and we get, हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलता है हम लोगों को। तो बच्चे देखिए ना, इसका क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं तो इसको करिएगा रफ वर्क में। कहाँ करिएगा इसको? रफ वर्क में। ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और रफ वर्क में लिखिएगा यहाँ पर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा 3x² + 7x + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करेंगे ना तो x² का x² से कंपेयर किए तो a का कंपेरिजन होगा 3 से, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। x से कंपेयर हो गया तो b किससे कंपेयर हो जाएगा? 7 से। c किससे कंपेयर हो जाएगा? c कंपेयर हो जाएगा 1 से। तो आपको क्या मिल गया? a, b और c का वैल्यू मिल गया। तो आप बोलोगे, अब इतना निकलने के बाद वैल्यू आप बोलोगे सम ऑफ द रूट्स। तो बोलोगे वी नो डैट द सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a। तो माइनस को माइनस लिख दिए, b का वैल्यू है 7 लिख दिए, a का वैल्यू है 3। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर है सम ऑफ रूट। एंड वी ऑल्सो नो डैट, और हम ये भी जानते हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट रूट होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है? 1, और a का वैल्यू कितना है? 3। तो ये फर्दर अब सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिखोगे देयरफॉर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स आर -7/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। और ये आपका क्या आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि इवन नंबर क्या होता है। तो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो क्या हो जाए 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। या फिर ऐसे नंबर ना जिसके वंस के प्लेस पे क्या होता है 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो हम लोग बोलेंगे द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आर। क्या होते हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर? तो फर्स्ट नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हाँ, तो क्या हो गया ये 20 पूरा इवन नंबर तक आ गया। मतलब कि फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2 है और 10th इवन नंबर क्या है 20 है। अब हमको निकालना है इसका एवरेज। तो बोलोगे वी नो डैट एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। सम मतलब करना है प्लस, तो इनको प्लस कर दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। ठीक है ना। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है। टोटल कितने 10 है। अब क्या कहते हैं इसको ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए, ट्रिक समझिए। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर देखिए 18 + 2 20, 14 + 16 + 4 20, 14 + 6 20, 12 + 8 20। तो ऐसे ही देखिए ऐड करते हैं 20 हो गया, 18 और 2 40, 60, 80, 100, 110। तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर 110/10 था ही। 10 से 10 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया 11/1। 11/1 मीन्स 11। देयरफॉर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज 11। और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है प्रूव डैट ऑन डिवाइडिंग 2x³ + x² - 5x + 2 by x + 2 द रिमाइंडर इज 0। मतलब कि इस नंबर को मतलब कि इस पॉलिनोमियल को ना क्या करना है डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ये प्रूफ करना है। देखिए सेम ऐसे क्वेश्चन ना हम लोगों ने ना 2020 का ना सेट ए में ना सॉल्व किया था कि प्रूफ डैट ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन द रिमाइंडर कम्स 0। रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो ये इसको दिखाने का मकसद मेरा यही है ना कि आप लोग को स्टेप को मैं फिर से याद करवा सकूँ, ताकि आप लोग स्टेप को याद कर लोगे ना तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सेम सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेप 1 क्या था? तो स्टेप 1 टोटल इसमें 3 स्टेप थे। स्टेप 1 क्या था? अरेंज द टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में क्या करना है इसको अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब होता है पावर वाला, पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो ऐसे करके अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सपोज करिए कि क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा रहता है ऐसे कि ऑन डिवाइडिंग दिस वन। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा 4x³ + 2x + 3x² - 9 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है? पहले इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? 4x³ + 3x² + 2x - 9।
तब सॉल्व करोगे, तब इसको सॉल्व करोगे। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आप गलत कर दोगे, आप फिर सॉल्व कर ही नहीं पाओगे कभी। इसीलिए क्या करो, इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में अरेंज कर लो और देन सॉल्व करो। अब सपोज करिए कि अब आप बोलते हैं कि मान लीजिए सर दोनों का पावर क्या है, सेम सेम आ गया कहीं पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4x³ प्लस यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3x³ और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x-9। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, जिसका सेम डिग्री है उसको ऐड कर दोगे। x का पावर 3, x का पावर 3 मतलब कि 3 और 4 कितना हो गया, 7x³ प्लस 2x-9, ये हो गया। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसको फिर लिखोगे यहाँ पर, इसको फिर लिखोगे यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही करना है। और बोलोगे सर यहाँ पर तो डिग्री 3 है, यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चे, वो नहीं दिया, वो उसमें उसकी गलती। हम तो 3 को लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 1 है तो 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिख देंगे, मतलब 0 डिग्री को लिख देंगे। समझ में आ गया ना? तो याद रखिए कि कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है ऐसा। तो स्टेप 1 था कि अरेंज करना है टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में, और फिर सेकंड स्टेप क्या था कि फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, और थर्ड स्टेप क्या था कि जो स्टेप 2 का जो आंसर रहता है उसको डिवाइजर से, इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये यही करते हैं, तो सेम हम लोग भी यहाँ पर लिखते हैं यही कि इसको क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है दिस वन को 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो बच्चे इसको ना पहले अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज कर दिए हैं, अब स्टेप के साथ फॉलो करते हैं, समझिएगा। देखिए तो यहाँ पर स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया हमारा, हम लोग के क्या कर दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है डिग्री। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, इसमें का फर्स्ट टर्म इसमें क्या फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x³, यहाँ है x, 2 को तो 2 लिख दिए, यहाँ पर x को 3 टाइम्स है, यहाँ पर x कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और यहाँ x 1 टाइम्स है। तो यहाँ से एक x क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा x2, x⁴ इसको यहाँ लिखते हैं, लिख दिए। फिर क्या करते हैं स्टेप 3 में करते हैं, जो स्टेप 2 का जो आंसर रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर के साथ, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई सिखाया था, कैसे करेंगे देखिए ना, 2x² को पहले करवाएंगे x के साथ मल्टीप्लाई, 2x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, फिर इसी 2x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। समझ में आ गया? अब देखिए 2 × 1 x² इंटू x का पावर 3। सर यहाँ 1 तो नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। 2 × 2 4x², ठीक है। तो जो यहाँ आता है उसको यहाँ लिखते हैं, लिख दो 2x का पावर 3 प्लस 4x²। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा हमेशा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सर यहाँ तो कुछ नहीं था बच्चे, कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ना यहाँ पर क्या करना है, तो ये प्लस 2x³ माइनस 2x³ कट के क्या हो गया, 0 हो गया, +1 - 4 +1, यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसे करके, +1 - 4 कितना होता है, -3 होता है। तो यहाँ लिख दोगे -3x²। तो ये आ गया यहाँ पर -3x²। अब इसको नोट डाउन कर लो दोनों को, 5x और यहाँ पर +2, ठीक है। अब फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल सर? बच्चे फर्स्ट पहले क्या करना है, पहले स्टेप 1 फॉलो करना है, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो अरेंज है 2 1 0, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट टर्म को इस बार याद रखो यहाँ पर -3x² है तो -3x लिखेंगे ना, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर -3 से -3 आ गया, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 1x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, -3x, लिख दोगे -3x। स्टेप 3 क्या बोलता है कि स्टेप 2 का जो भी आंसर आता है ना उसको मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइजर से। करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, देखिए ना, -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। समझ में आ गया? तो देखिएगा यहाँ पर -3 × x -3x²
और -3x इंटू 2 तो हो जाएगा -6x। समझ में आ गया ना बच्चे, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया उसको लिखे यहाँ पर, तो लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -3x² -6x, एक लाइन छोड़ करके माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो अब देखिए काटते हैं थोड़ा सा, -3 और +3 कट के 0 हो गया, -5 + 6, -5 + 6 करिए, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ा नंबर है 6, साइन है प्लस का तो प्लस, तो कितना आ गया +1x, और यहाँ से नोट कर लो इसको, बोल दो कि तुम नीचे आ जाओ, आ गया नीचे। फिर से ख़त्म, फिर से वही करना है, अरेंज करना है, टर्म को अरेंज है, डिग्री में अरेंज है, ये डिक्रीजिंग डिग्री में, यहाँ पावर 1 है, पावर 0 है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सेकेंड स्टेप बोलता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, करते हैं डिवाइड, एक्स को एक्स डिवाइड करेंगे आएगा 1, इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग x+2 के साथ। स्टेप 2 में जो भी आंसर आता है उसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ x, 1 का 2 के साथ 2, 1 का किसी भी नंबर साथ मल्टीप्लाई करवाइए, वही नंबर फिर से आ जाता है। 1 × 10 10, 1 × 100 100, 1 × x x, 1 × x+2 x+2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x+2, एक लाइन छोड़ करके, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर क्या यहाँ पर प्लस था ही, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर +1 और -1 कट के क्या हो जाएगा, ये कट के हो गया 0, और +2 -2 ये भी कट के क्या हो गया 0। तो देखिए कितना आ गया 0 आ गया, प्रूफ हो गया, मतलब कि डिवाइड करने पर कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, तो आप लोग से इजीली बन जाएगा। ठीक है ना, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, मतलब कि ऐसा गोल रहेगा, वो क्या रहेगा, ऐसा गोल रहेगा। ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब देखिए ना, ऐसा करके सिलेंडर बोला तो पहले सिलेंडर बनाइएगा ना एग्जाम में बच्चों। ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, बच्चे इसको ना स्केल की हेल्प से बनाइएगा, तो ना ये ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ना, और राइट सर्कुलर बोलता है मतलब कि यहाँ पर ना 90 डिग्री एंगल बनता है, कितना बनता है 90 डिग्री एंगल, और राइट है मतलब कि सीधा सीधा सिलेंडर है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, या मतलब आड़ा तिरछा नहीं है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। तो बोलोगे द circumference of a base of right circular cylinder कितना है बच्चे 44 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो बच्चे जो ना ये ना राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ना, उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, ये होता है सर्कल के शेप का। किस शेप का होता है, सर्कल के शेप का होता है। और जो बेस ऑफ जो ये सर्कमफ्रेंस है ना, तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। क्या होता है 2πr, तो यहाँ पर लिख दोगे 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 को 2 लिख दिए, पाई को 22/7 होता है, आर को आर, यहाँ 44। देखिए ना, आर को यहीं पर छोड़ दीजिए, छोड़ने का मतलब होता है एलएचएस में, तो उसको एलएचएस में ही रहने दीजिए 44। सर ये सब कहाँ गया, तो बच्चे देखिए आर के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड गया तो डिवाइड में, ये देखिए डिवाइड में था आर के साथ, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब देखिएगा बोलेंगे 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 7 1 जा 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ, तो यहाँ पर ना देखिए यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो आर इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हाइट, तो हाइट क्या है बच्चे, तो हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे कि द HEIGHT द हाइट ऑफ सिलेंडर H इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस
r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यहाँ से फाइंड किए हैं अभी। बोला जा रहा है देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो बोलोगे वी नो डैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे? पाई r स्क्वायर h। पाई को लिखते हैं 22/7, r का वैल्यू 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, h का वैल्यू 10 लिख दिए। ठीक है, यहाँ देखिए 22/7, 7 का पावर 2 कितना होता है? 14? बिल्कुल नहीं बच्चे, 7 का पावर 2 का मतलब होता है 7 को 2 टाइम्स लिखना है। 7 को 2 टाइम्स लिख दिए, मल्टीप्लाई 10। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 1 जा कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 7, 7 2 14, 4 कैरी 1 14 और एक 15, कितना हो गया? 154। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 था। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 है तो 1 0, फिर 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो इतना आ गया। तो 1540। अब हम लोग को निकालना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में होता है बच्चे? वॉल्यूम ऑलवेज होता है क्यूबिक में। क्यूबिक, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। या तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दीजिए या तो सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। या तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्रूव डैट अ फैक्टर ऑफ 2n + 3 to the power 2 minus 2n - 3 to the power 2 is 8। मतलब कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो उसमें 8 क्या आएगा? उसका फैक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है ना। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 से गोज ऑन, वो जाते रहता है। ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि गिवन, जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है? 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? तो देखिए ना, ये क्या है? a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। तो पहले तो फॉर्मूला याद रखिए बच्चे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलोगे सिंस a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab एंड a - b होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। तो देखिए ना बच्चे, यहाँ पर ना a के प्लेस पे देखो, a के प्लेस पे क्या है? 2n है, और b के प्लेस पे क्या है बच्चे? 3 है। तो बस रख दो, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2n, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3n, जहाँ a है वहाँ 2n, जहाँ b है वहाँ 3n। तो यहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं a + b होल स्क्वायर। तो बोलोगे a² मतलब कि 2n² प्लस b² मतलब 3² प्लस 2 बच्चे 2ab, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2a का वैल्यू है 2n, b का वैल्यू है 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट दे दो। याद रखिएगा माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट, माइनस या फिर मल्टीप्लाई रहे तो हमेशा ब्रैकेट का साइन लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट का साइन लगाइएगा। तो अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब a की जगह पे क्या है? 2n है, b की जगह पे क्या है? 3 है। तो अब यहाँ पर a की जगह रख दीजिए 2n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस है 2, a का वैल्यू है 2n, b का वैल्यू है 3। ठीक है, और ऐसे करके बिग ब्रैकेट। आगे देखिए 2n का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2n को ना 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। क्यों सर 2 टाइम्स? क्योंकि देखिए यहाँ पावर 2 है, तो 2 2 जा 4, n × n, n²। उसको सॉल्व करने पे कितना आ गया? इसको सॉल्व करने पर आ गया 4n²। 3 का स्क्वायर बच्चे देखिए 3 का पावर 2 है, मतलब कि 3 2 जा 6 बिल्कुल नहीं होता है। 3 को 2 टाइम्स लिखोगे, 3 3 जा 9, कितना आ गया? 9। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड माइनस है तो माइनस। इसको सॉल्व करेंगे 2n² 4n² होता है, 3² 9 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 12n होता है।
अब ब्रैकेट को करते हैं रिमूव, यहाँ है 4n² प्लस 9 प्लस 12n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए थोड़ा सा खूनी खेल, -4n² प्लस 4n² प्लस 9 माइनस 9 प्लस 12 ये हो गया 12 प्लस 12 24n। अच्छा ये बताइए तो बच्चे, मैं 24 को ये लिख सकता हूँ क्या 8 × 3n, क्योंकि 8 3 क्या होता है 24 ही होता है, और यहाँ पर n लिख दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस 3n को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये m है, और यहाँ 8 को 8 ही छोड़ दिया। तो देखिए बच्चे, ये बोल रहा था ना कि ना इसका क्या है, एक फैक्टर 8 है, देखो 8 आना गया, तो यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बोलोगे बाय इक्वेशन 1 बोल दो इसको, बोलोगे बाय इक्वेशन 1 इट इज क्लियर डेट, इक्वेशन 1 से क्लियर है ना कि द गिवन, क्लियर डेट द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ फैक्टर 8 है, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ भूल गया हूँ, एक चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बोलोगे कि लेट 3n इज इक्वल टू m, 3n क्या है, m है, ठीक है ना, एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और m जो है ना बच्चे वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ये चीज़ लिखोगे तब ये चीज़ सही माना जाएगा, ठीक है ना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ऐसा सेम क्वेश्चन ना हम लोगों ने ना सेट ए में क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें करते क्या थे, इसको दिखाने का मकसद यही है ना कि इसमें ना जहाँ जो 3 स्टेप है ना जो उनको फॉलो किया गया था वही सेम स्टेप इसमें फॉलो करेंगे और हमसे ये इजीली बन जाएगा। कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि इन दोनों नंबर जो रहता है ना, जो x² साथ जो नंबर रहता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में था कि जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है ना उसका निकालते हैं फैक्टर निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में ये था ना कि ये जो बीच वाला नंबर था ना ये बोलता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम केवल क्या कर रहे हो, इन्हीं दोनों का यूज़ कर रहे हो, मेरा यूज़ कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, स्टेप 3 में इसका यूज़ करके हम लोग फैक्टर की हेल्प से इस नंबर को लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो इक्वेशन है ये क्या इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन है ये 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वेशन को लिख दिए। चलिए स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि ना देखिए ना यहाँ पर बना रहा हूँ ना, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 होने के बाद क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में था कि हमको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने जिसको नहीं आता है ना वो सीखे ना फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के हम लोग करते क्या है, जो नंबर है उस नंबर को लिखते हैं। अब चेक करते हैं कि ये जो नंबर है ना किसके किसके टेबल में आता है। तो 12 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में। फिर आता है 12 2 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। फिर आता है 12 3 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब आता है 12 4 के टेबल में, देखिए 4 पहले लिख चुके हैं, इट मीन्स अब इसका फैक्टर निकालना बंद करते हैं, फैक्टर निकल गया इसका। अब क्या करते हैं स्टेप 3 में हम लोग करते हैं कि जो 7 है ना ये बोलेगा कि मुझे क्या कर रहे हो, मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम केवल इन्हीं दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मैं क्या फालतू में आया हूँ क्वेश्चन में। तो इसलिए क्या करते हैं 7 लिखते हैं यहाँ पर और 7 को करते हैं चेक करते हैं कि 7 कैसे बनेगा। तो 7 कैसे बनेगा, तो जो ये फैक्टर आता है ना उसकी हेल्प से बनाते हैं 7 को। क्या 12 + 1 को ऐड करने से या माइनस करने से 7 आएगा, क्या इसको ऐड और माइनस करने से 7 आएगा, क्या इसको ऐड और माइनस करने से 7 आएगा। तो अगर 12 + 1 करेंगे तो 13 आ गया, और 12 - 1 करेंगे तो 11 आ गया, 7 नहीं आया, इसका यूज़ नहीं करेंगे। 6 + 2 करेंगे 8 आ गया, 6 - 2 करेंगे 4 आ गया, 7 नहीं आया, इसका यूज़ नहीं करेंगे। 4 + 3 करेंगे, देखिए 7 आना गया, तो क्या करेंगे हम लोग 4 + 3 का यूज़ करेंगे। बच्चे
ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम लोग इस 7 को तोड़ सके कि 7 किस में टूटेगा। सर इसको हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं क्या, 7 को 1 + 6 या फिर 6 + 1, 2 + 5 या फिर 5 + 2, 3 + 4 या फिर 4 + 3। बच्चे अगर आप लोग सोच रहे हो कि 7 को मैं 1 + 6 लिख करके या 6 + 1 लिख करके सॉल्व कर लूँगा तो आ जाएगा आंसर, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि 2 + 5 लिख दूँ यहाँ पर और यहाँ पर 5 + 2 लिख दूँ तो भी आंसर नहीं आएगा। अगर आप 3 + 4 या 4 + 3 में तोड़ोगे तो ही इसका आंसर आएगा। तो सर ये पता कैसे करें कि ये 4 और 3 में टूटेगा, 3 और 4 में टूटेगा, तो यही पता करने के लिए मैं 3 मेथड बताया हूँ, ठीक है ना। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने बनाया है मेथड को, ठीक है ना, स्टेप्स को। तो इसको ऐसे करके ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस है तो प्लस 7 को क्या लिख देंगे 4 + 3, 4 + 3 लिखिए या 3 + 4 लिखिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर x + 2 = 0। समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अब बस इसको सॉल्व करना बच गया है ना, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, अब x का मल्टीप्लाई करवाएंगे, x का क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पर भी इसको लिख दिए 6x² प्लस यहाँ पर 4x + 3x + 2 = 0, मल्टीप्लाई करवा दिए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या क्या किए थे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किए थे, ब्रैकेट को क्या क्या किए थे, इसमें ओपन किए थे, मतलब ब्रैकेट को हटाए थे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटाते हैं अब, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 6x² प्लस 4x + 3x + 2 = 0, ठीक है। ब्रैकेट हटाने के बाद क्या कहते हैं, ब्रैकेट को जब हटाए थे ना तो हम लोग फिर निकाले थे कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कॉमन चेक करूँगा और इन दोनों में कॉमन चेक करूँगा। तो कॉमन चेक करते हैं, कॉमन चेक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, अगर मैं 2 है और दोनों में कॉमन क्या है x है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा 2। सर गलती कर दिए सर, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं बच्चे, जो 6 है ना ये बना हुआ है 2 × 3 से, तो यहाँ पर जब मैं 2 कॉमन ले लिया तो बचा 3, ठीक है ना। और ये जो 4 है, ये 4 जो है ये बना हुआ है 2 × 2 से, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2, ठीक है ना। अब सर इसमें कॉमन लीजिए, देखिए इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ सेम जब नहीं रहता है ना तो कॉमन क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पर आ गया 3x + 2 = 0। सर गलत कर दिए सर, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, नहीं बच्चे, जो ये 3 है ना, ये 3 बना हुआ है 1 × 3 से, तो जब यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, और जो ये 2 है ये बना हुआ है 1 × 2 से, जब यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब कॉमन निकाल लिए तो देखिए तब यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, मतलब कि हम लोगों ने सही बनाया है। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है, मतलब हम लोगों ने सही बनाया है, सही बनाया है, मतलब 3x + 2 को एक बार और जो अलग है उसको एक बार, इसको एक बार लिख दिए और इसको एक बार लिख दिए, ठीक है ना। एक बार लिखने के बाद क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x + 2 = 0 और यहाँ 2x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए 3x को यहाँ पर छोड़ दीजिए, +2 सट जाएगा तो -2, और 2x को यहाँ पर छोड़ दीजिए, +1 उधर जाएगा तो -1 उधर जाएगा, मतलब कि इसका साइड चेंज होगा, LHS से RHS में जाएगा, RHS से LHS में जाएगा। इतना करने के बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा -2, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर 3 में, सर मल्टीप्लाई में कैसे है, नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया -2/3, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ गया -1/2। तो बच्चे ये देखिए जो ये x रहता है ना इसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट। तो यहाँ पर रूट आ गया, मतलब इसके 2 रूट आ गया। सर 2 रूट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पावर 2 थे, अगर यहाँ पावर 3 रहता तो इसके 3 रूट आते, मतलब x का ऐसा 3 वैल्यू आता। अगर यहाँ 4 रहते तो उसका 4 रूट आता। क्या सर ऐसे ही बनता क्या, 3 वाला भी और 4 वाला भी, नहीं बच्चे ऐसे नहीं बनता, कुछ अलग बनता है, लेकिन आप लोग उसका दिक्कत मत लीजिए, आप लोग बस केवल 2 तक वाला ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रूट या फिर बोलते हैं जीरोस। क्वेश्चन आएगा ना कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड देयर रूट, तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड देयर जीरोस,
तो ऐसे सॉल्व करेगा। क्वेश्चन आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ऐसे सॉल्व करेगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही बनाइएगा। तो बोलोगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2/3 एंड -1/2, और यहाँ पर दे दीजिएगा आंसर। ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, और आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ना पूरा सेम क्वेश्चन रहता है, सेट बी में भी और सेट सी में भी। तो सेट बी, इसके बाद आप लोग को अगर देखना हो इसके आगे का वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं सेट ए जो सॉल्यूशन डाला हुआ है उसमें। ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को सेट 6 सॉल्व हुआ मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।